नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते 2 दिन से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से जो 7 सूत्रीय अपील की थी, जो 7 मंत्र दिए थे, लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई अपील करते हैं देश से तो उसका असर दिखाई देता है। और वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की आम जनता के साथ एक बहुत जबरदस्त कनेक्ट है। मोदी जब कहते हैं तो जनता उसको सुनती भी है और मानती भी है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए सबसे लोकप्रिय नेताओं में शिखर पर हैं। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि विपक्ष को दिक्कत इसी बात से है, विपक्ष को समस्या इसी बात से है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उनका पब्लिक पर असर, और इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा था कि समस्या देश की एक ही है, वो बीजेपी है। और मैंने आपको उसके कारण भी बताए थे कि दरअसल अब अखिलेश यादव को 2027 की चिंता सता रही है। पर राजनीतिक जो कारण है उनको एक तरफ रखता हूं, लेकिन मैं आज आगे बढ़ने से पहले आपको एक फैक्ट जो है याद दिलाना चाहता हूं। जब मैं कहता हूं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनेक्ट है, तो उसको सिर्फ एक फैक्ट से समझिए, एक फैक्ट से। और वो फैक्ट क्या है आपको मालूम है? साल 2013-14 में जब मोदी सरकार आई थी तो खादी जो है, खादी वो कुल मिलाकर 31 करोड़ रुपए के फायदे में था। 31 करोड़ 154, माफ कीजिएगा, 3154 करोड़ रुपए के फायदे में था खादी। और खादी के कई जो शोरूम थे वो वीरान पड़े रहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में देश से अपील करी कि आप कम से कम एक रुमाल खादी का खरीदिए, एक रुमाल खादी का खरीदिए। यह जनता से अपील की थी। और उसके बाद जो खादी इंडिया की कहानी है उसमें क्या जबरदस्त ट्विस्ट आया, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज खादी जो है वो 1,70,000 करोड़ का खादी का कारोबार है। 1,70,000 करोड़ का कारोबार है। तो मोदी की अपील यह असर करती है। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई पेट्रोल कम खर्च कीजिए, पेट्रोल डीजल बचाइए, विदेश दौरे टालिए, सोना कम खरीदिए, रासायनिक जो आप खाद इस्तेमाल करते हैं उसको आधा कर दीजिए, जो खाने का पाम ऑयल होता है उसको आप कम कीजिए। तो 2 दिन से इस पर देश में डिबेट चल रही है, क्योंकि देश का विपक्ष जो है वो लगातार प्रधानमंत्री की इस अपील पर भी उन पर हमलावर है। मैंने आपको कल भी बताया था कि दुनिया के करीब 85 देश हैं जहां पर इस तरह के कई रिस्ट्रिक्शन लोगों पर लग चुके हैं, जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। लेकिन उन 85 देशों में किसी भी देश से ऐसी खबर नहीं आई कि वहां विपक्षी पार्टियों ने सरकार के फैसले के विरोध में जाकर के बोला हो, क्योंकि सबको लगता है कि संकट का समय है, देश को बचाना है। भारत का विपक्ष अकेला ऐसा है जिसने इस बात का बतंगड़ बना दिया है कि पीएम ने अपील क्यों की। लेकिन पीएम की अपील आज कैसे असर दिखा रही है वो भी आपको बताता हूं। खुद प्रधानमंत्री ने आज फ्रंट से लीड करते हुए आज प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला जो है उसको आधा करने की प्रधानमंत्री ने की तरफ से यह सूचना आई कि उनका काफिला आधा किया जा रहा है और आधे काफिले में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। हालांकि इस बीच एक तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला महज 2 गाड़ियों का दिखा। 2 गाड़ियों का काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल की बैठक में 2 गाड़ियों को लेकर पहुंचे। इसको लेकर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षा कारणों से इसको जरूरी नहीं कि इसको कंटिन्यू किया जाए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षा घेरा चलता है वो चलना जरूरी है, लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने देश के सामने एक संदेश रखा, होम मिनिस्टर ने और कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस पर अमल किया। और देश के कई हिस्सों से लगातार सूचनाएं आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों ने कुछ ना कुछ अपील जारी की है। और अपील नहीं बल्कि कुछ आदेश भी जारी किए हैं। महाराष्ट्र सरकार के कई डिपार्टमेंट्स ने अपने जो विदेश दौरे हैं वो कैंसिल कर दिए हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना काफिला आधा कर दिया और तमाम मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं अपना काफिला आधा करें। उत्तर प्रदेश में एक दिन जो है नो व्हीकल डे घोषित किया गया, जिस दिन कोई वाहन जो है, कोई सरकारी वाहन इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने यह भी कहा है कि जो आधी बैठकें हैं वो ऑनलाइन होंगी। मध्य प्रदेश के मंत्री ने भी ऐसा ही ऐलान किया। और इसके अलावा अगर बात करूं तो उत्तराखंड, महाराष्ट्र, सब जगह से इस तरह के यहां तक कि पश्चिम बंगाल, जहां पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, वहां मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी अपने काफिले को आधा करने का ऐलान कर दिया है और बाकी मंत्रियों को भी कहा है कम से कम काफिला लेकर चलें। यह सब कुछ हो रहा है देश में और देश से भी बड़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। तो देश ने दिखाया कि मोदी जो कह रहे हैं उस पर अमल करने की आज जरूरत है ताकि भविष्य में संकट ना हो। तो देश मोदी के साथ है, लेकिन विपक्ष जो है अब भी अड़ा हुआ है। किसी विपक्षी राज्य से, हालांकि गिनती के विपक्षी राज्य हैं देश में, अब ज्यादा बचे नहीं हैं, लेकिन किसी विपक्षी राज्य से ऐसी कोई खबर नहीं आई कि वो इस तरह का कोई भी फैसला अमल में लाने की तैयारी कर रहे हैं। बल्कि कर्नाटक से तो एक दूसरी खबर आई। कर्नाटक से खबर यह आई कि कर्नाटक की सरकार ने ऐसा तो कोई निर्णय नहीं लिया कि हमको देश का संसाधन बचाना है, बल्कि उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि अब पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की लड़कियां कक्षा में, अपनी क्लासरूम में हिजाब पहन के जा सकती है। तो उनको चिंता ज्यादा हिजाब की है कि लड़कियां क्लासरूम में हिजाब पहन के बैठ सके, ये उनको जो है मिलना चाहिए। बाकी दुनिया में क्या हो, इससे कर्नाटक सरकार को भी कोई मतलब नहीं है। उधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जेनजी की तरह भारत में भी नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ, भारत की जेनजी को भी सड़कों पर उतर कर यही करना चाहिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि नेपाल और बांग्लादेश में क्या हुआ था सड़कों पर उतरकर। यह भारत का विपक्ष है और आज इसीलिए दो टूक में आज इस पर चर्चा जरूरी है। देश तैयार, पर विपक्ष का अब भी है इनकार। इसी पर आज दो टूक करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको प्रधानमंत्री का 2 कारों का काफिला भी दिखाता हूं। इसके अलावा और भी देश में जिस तरह से दिल्ली सरकार के मंत्री मेट्रो में सफर कर रहे हैं, कोई ऑटो रिक्शा में जा रहा है। कल मैंने आपको एक जज साहब का दिखाया था, हाई कोर्ट के जज। आज एक लोकल कोर्ट जो है, उनके जज साहब जो हैं मध्य प्रदेश में, वो जो है साइकिल पे चढ़कर पहुंचे। तो देश में इसका बड़ा व्यापक असर हो रहा है। लेकिन विपक्ष जो है अपनी हठधर्मिता छोड़ने को तैयार नहीं है, मोदी विरोध छोड़ने को तैयार नहीं है। मोदी विरोध आप करिए, हर जगह करिए, कम से कम देश के नाम पर तो मोदी विरोध ना कीजिए। इसी पर दो टूक होगा। इससे पहले आगे बढ़ूं, जरा देखिए। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। ये बिल्कुल सही कहा है कि जब देश में किसी चीज़ की दिक्कत हो, बाहर से खरीद आयात करने वाली चीज़ हो, उस एनर्जी को बचा के रखिए, कम यूज करिए। अनावश्यक, जहां आप एक गाड़ी से 2 लोग जा सकते हैं तो 2 लोग जाइए। अनावश्यक 2-2 गाड़ियां लेके मत जाइए। गाड़ी मतलब पेट्रोल डीजल बचाइए, ये भविष्य के लिए भी अच्छा है, आपातकाल के लिए भी अच्छा है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो कम से कम भीड़ और जाम तो कम होगा। तो सही कहा है हमारे मोदी जी ने, एकदम गलत नहीं है, सहमत हूँ। पहले स्कूटी से आती थी, बट अभी मैं वॉक करके ही आती हूँ। तो इससे मेरा सेहत में भी इफेक्ट पड़ा है एंड अच्छा है। हमें हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे हम अपने देश की इकोनॉमी की रक्षा कर सकते हैं। हम लोगों को उनका अनुकरण करना चाहिए
और जो भी अपील की गई है उसमें क्या कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि हम क्यों करें। बिल्कुल नहीं, ये देश आपका है और आप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं इस पर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही अकुमुलेट होकर बड़ी बनती हैं। मेरी फैमिली में भी ऐसा है कि सब लोग अभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं और मैं फ्रेंड्स के साथ विदेश ट्रिप ट्रैवल करने वाली थी, वो भी हमने कैंसिल कर दी और हम इंडिया में ही ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है कि हम खाद्य पदार्थों का जितना हो सके उतना कम उपयोग करें, तो ये उनके लिए नहीं है बल्कि ये हम लोगों के लिए ही है। सोने का, तेल का, फॉरेन टूर, वो सारी चीज़ें जो उन्होंने कही है, तो वो उसके बारे में यार कुछ सोच समझ के की होगी उन्होंने, वो देश चला रहे हैं। यूरोप जैसे मुल्क देखिए तो उन्होंने जहाज़ों के तेल को जो है अब लीटर के हिसाब से गिनना शुरू किया है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो जहाज़ वालों को कह रहे हैं कि आप जहाज़ ज़रूर लाइए लेकिन यहाँ तेल भर के आप वापस नहीं जा सकते हो। उस हिसाब से हमारे मुल्क में तब भी हालात बेहतर हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो। मैंने आज आपको आम लोगों की जो भावनाएं हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। ऐसी बहुत सारी मेरे पास आम लोगों की बाइट्स हैं, लेकिन समय की सीमा है। साथ साथ मैंने विपक्षी नेता के तौर पर सिर्फ एक नेता का बयान आपको सुनाया, वो उमर अब्दुल्ला हैं, जो थोड़ा सेंस में बात करते दिख रहे हैं। बाकी देश के किसी विपक्षी नेता ने इस अपील का स्वागत नहीं किया, इस अपील पर अमल करने की बात नहीं कही। तो इसी पर आज चर्चा होगी। देश तैयार, विपक्ष को क्यों है अब भी इनकार। 5 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दूं। तोहिन सिन्हा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं तोहिन सिन्हा जी। मेरे साथ स्टूडियो में निखिल जैन जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के जो है समर्थक हैं निखिल जैन जी। घरेंद्र भारद्वाज मेरे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं घरेंद्र भारद्वाज जी। मेरे साथ आदित्य शेष भारती जुड़े हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में पायल भयाना जुड़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कर रहा हूँ निखिल जैन 1.5 मिनट और तोहिन सिन्हा आपको 1.5 मिनट के साथ। निखिल जैन, शुरुआत में आप ही से करना चाहता हूँ। देश तैयार, विपक्ष को क्यों है इनकार? पूरे देश से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, सिर्फ विपक्ष को छोड़ करके, क्यों ऐसा? अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पॉजिटिव वाइब्स की जगह पॉजिटिव गवर्नेंस को भी देखते तो इस तरीके की ड्रामेबाजी नहीं होती। और मैं आपको ड्रामेबाजियों के एक एक करके उदाहरण बता देता हूं। प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले ये अपील करी, उसके बाद 4 बड़े भव्य रोड शो करे, हजारों बसें भर के लोगों को लाया गया, दुनिया हजारों लीटर ईंधन वेस्ट हुआ। और उसके बाद जब विपक्ष ने सवाल उठाया कि भाई साहब आप अपनी रैलियां तो बंद कर लीजिए, तब प्रधानमंत्री को याद आया, ओहो मैं अपना काफिला छोटा कर लेता हूं। और कितने दिन ये काफिला छोटा रहेगा कोई नहीं जानता। और मैं ऑनेस्टली मैं चाहता भी नहीं हूं कि प्रधानमंत्री का काफिला छोटा हो, वो उनकी सुरक्षा के लिए होता है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा पर बिल्कुल भी आंच नहीं आनी चाहिए। और अगर भूले ना भटके किसी विपक्षी राज्य में आ गई तो कह देंगे विपक्ष ने मुझे मारने की कोशिश करी। पंजाब का वाकया आपको मैं याद दिला रहा हूं। आपने कहा प्रधानमंत्री की अपील में बहुत पावर होती है। देखिए खादी का धंधा कितना, खादी ग्राम उद्योग का कारोबार कितना बढ़ गया। आप शायद ये बताना भूल गए कि 1957 में खादी ग्राम उद्योग नेहरू जी के कार्यकाल में बनाया गया। उसी खादी ग्राम, और ऐसा नहीं है कि खादी ग्राम से जो भी सामान खरीद रहा है वो केवल नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। ये नेहरू जैकेट जो मैं यहाँ पहन के बैठा हूँ, इसमें जो सिल्क है वो खादी ग्राम उद्योग यहीं पास में कनॉट प्लेस से खरीदा हुआ है। मैं तो कोई समर्थक नहीं हूँ मोदी जी का, तो ये इन बातों में मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा। मोटी मोटी बात यह है, सरकार ने कड़े कठोर क्या कदम उठाए हैं। क्या प्रधानमंत्री ने खुल के यह भी कहा है कि हम एक संकट में हैं? कल ही मैं आपके शो पे बैठा था, चारू प्रज्ञा बीजेपी की स्पोक्सपर्सन थी, उन्होंने तो मानने से मना कर दिया कि संकट ही नहीं है। मोदी जी ने कहा है आप मान लो, लेकिन देश में कोई संकट नहीं है। जब तक सरकार मानेगी नहीं कि कोई संकट है, तब तक कहां से देश का कुछ भला हो पाएगा? आप ये 4 विजुअल निकाल दीजिए, कोई साइकिल से चला गया अपने ऑफिस, कोई ई रिक्शा में बैठ के चला गया। अभी आपको भी पता होगा कि जो लोग साइकिल से जा रहे हैं, ई रिक्शा से जा रहे हैं, उनकी वीडियो गाड़ियों में बैठ के ही बन रही है। वो साफ पता चल रहा है, साफ दिख रहा है। लेकिन ड्रामा करना है, कुछ पुष्ट कदम नहीं उठाने। आप बताइए ना सरकार से, तुहिन बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये बताएंगे सरकार ने पुष्ट कदम क्या उठाए? ओके, इससे पहले तुहिन रिस्पॉन्ड करें। सॉरी, मैंने एक आंकड़ा भी गलत बताया था और मुझे लगता है निखिल को भी दुरुस्त करना जरूरी है। बिल्कुल, खादी ग्राम उद्योग की स्थापना जो है कांग्रेस ने की थी, इसमें कोई शक की बात है क्या? लेकिन कितना कमाई करती थी? 31,000 करोड़ साल का टर्नओवर था। मार्केट चेंज हुई है 31,000 करोड़, समझे आप? और कई खादी के जो दुकानें थी उन पर शटर गिर गए थे। आप खादी की जैकेट पहन के बात कर रहे हैं,
तो ठीक है, आप समझिए, आज जिसको वक्त बदलता है बहुत सारी चीजें बदलती है। आप उसको नेहरू जैकेट बोलते हैं, आज की जेन जी उसको जो है मोदी जैकेट बोलती है, वो आपकी इच्छा है, आप उसको प्रमोट करिए, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे ये पता चला, निखिल ने आज बहुत रिसर्च करके आए हैं, क्योंकि निखिल ने बता दिया दुनिया के 85 देश जो है मिसगवर्न है। दुनिया के 85 देशों की सरकारें फेल हो चुकी हैं, गवर्नेंस वहां पर फेल हो चुके हैं। 85 देशों की सरकारें जो है ना, जिसमें यूरोप के सब बड़े देश हैं, एशिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, बाकी सब देश जो है वो 85 देशों का गवर्नेंस जो है फेल हो चुका है। 85 से मतलब ही नहीं, हम तो विश्व गुरु भारत के वैसे। क्योंकि 85 देश इसलिए फेल हो चुके हैं क्योंकि अगर आपसे कहते हैं संयम बरतो तो फेल होने का। मैं आज इंदिरा जी की और नेहरू जी की बात ही नहीं कर रहा, उनके कितने फेलियर थे मेरे पास अभी मैं लेके बैठा हूं, क्योंकि मुझे मालूम रहता है कि जब भी बात होगी तो तब ये लोग जो है कहेंगे सरकार फेल सरकार फेल। तो मुझे बार बार बताना पड़ता है कि इंदिरा गांधी ने तो ये तक कहा था कि गहने पहनने, इंदिरा गांधी ने तो ये तक कहा था गहने पहनने बंद कर दो। और उसी इंदिरा गांधी ने कहा था, इंदिरा गांधी ने कहा था गहने पहनने बंद कर दो। इंदिरा गांधी ये कहती थी, और ये स्थिति थी। लोगों से कहा था मंगलसूत्र लोगों के उतरवा लिए गए थे। ये कहकर पंडित नेहरू ने गहने उतरवा लिए थे कि भाई आप अपने गहने उतार दो ताकि हम देखिए अब निखिल लगातार, देखिए यही मैंने कहा, निखिल की स्थिति यही है, निखिल की स्थिति यही है। कांग्रेस समर्थकों की स्थिति यही है, कांग्रेस समर्थकों की स्थिति यही है, कांग्रेस समर्थकों की स्थिति यही है। कांग्रेस समर्थक चिल्लाते हैं थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना। ये निखिल पर परफेक्ट साबित होता है, थोथा चना बाजे घना। देखिए मैंने क्या कहा, निखिल को मैंने 1.5 मिनट दिए। निखिल, अब सुनिए आप, निखिल को मैंने 1.5 मिनट दिए, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन जब मैं दर्शकों से बात करने लगा ना, तो ये मेरा गला दबाने के लिए आ गए कि मेरी आवाज दर्शकों तक ना पहुंचे। ये सहिष्णु कांग्रेस की स्थिति है, ये देश के सहिष्णु विपक्ष की स्थिति है कि अगर एक एंकर देश के सामने फैक्ट रखना चाहता है तो इसका गला दबाएंगे, उसको पकड़ने के लिए पुलिस भेजेंगे। ये देश का विपक्ष है, ये देश का विपक्ष है, और इस देश के विपक्ष को देश को देखना चाहिए। ये देश का विपक्ष नहीं चाहता कि आप तक फैक्ट कोई पत्रकार पहुंचाए। आज उसका गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी आवाज रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कल को उसकी पीठ में छुरा मारेंगे, परसों पुलिस भेजेंगे। ये देश का विपक्ष है। और ये निखिल जैन ही है जो पिछली बार ताली थाली लेकर आए थे, आज ताली थाली लेकर नहीं आए, ये अलग बात है। नहीं तो ये देश में कैसे असहिष्णुता फैलानी है, इसकी ट्रेनिंग पूरी लेकर आते हैं। बहरहाल मैं फिर से बता रहा हूं, निखिल जैन मेरी आवाज रोकना चाहे तो रोकें, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। फिर से बता रहा हूं, इंदिरा गांधी ने गहने तक उतरवा दिए थे, ठीक है। नेहरू जी ने गहने तक ले लिए थे, ये कहकर कि आप अपने गहने दे दो, ये कहकर कि आप अपने गहने दे दो, और आपने गहने दे दोगे तो फिर उसके बाद हम 1962 का वॉर जीत जाएंगे, ये नेहरू जी ने कहा। लेकिन गहने देने के बावजूद भी देश की महिलाओं ने अपने गहने दिए, फिर भी भारत की सैनिक के पास जूते तक नहीं थे चीन से युद्ध लड़ने के लिए। ये कांग्रेस थी। तो इनसे ना बोलेंगे। चिल्लाइए, आप चिल्लाइए और चिल्लाइए। नेहरू देश नहीं है, इंदिरा देश नहीं है। नेहरू और इंदिरा देश नहीं है, नेहरू और इंदिरा देश नहीं है। चिल्लाइए। इस आदमी को देखिए, ये डिबेट करने आए हैं, देख रहे हैं, ये डिबेट करने आए हैं, ये डिबेट करने आए हैं। मोदी के कार्यकाल में चिल्लाइए। इनको चिल्लाने दीजिए, आज चिल्लाइए। आज मैं देखूं कितना चिल्लाता। निखिल चिल्लाइए, आज मेरे दर्शक देखें कांग्रेस का असली चेहरा। चिल्लाइए और चिल्लाइए। चिल्ला के बोलिए, निखिल जैन 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 चिल्ला के बोलिए, चिल्ला के बोलिए, निखिल जैन चिल्ला के बोलिए। 75% लिटरेसी रेट चिल्लाइए, ये दिया मोदी जी को। और मोदी जी ने क्या कहा, देश में पैदा होने पे शर्म आती थी। निखिल जैन चिल्लाइए, आप यही करते रहिए, आप तथ्यों का जवाब दे दीजिए।
आप यही करिए, आप एक ही एक बात को महिला दोहरा रहे हैं तोते एक की महिला तरह। इनके बगल में सर, बैठी है, वो CBI अपने कान दबा रही है। तोता था, आप क्यों एक बन रहे महिला हैं? उनके बगल में बैठी है, सर, वो अपने कान CBI दबा तोता रही है, कि भाई आप मत क्यों बन चिल्लाइए। रहे हैं? आप क्यों एक लेकिन ही बात महिला दोहरा के रहे कान हैं? में चिल्ला रहे, ये निखिल जैन, ये मैं कांग्रेस महिला की के कान स्थिति में हो नहीं गई है। चिल्ला रहा, अपने ये माइक में कांग्रेस की चिल्ला रहा स्थिति हो गई है। हूँ, अपने ये माइक कांग्रेस में की चिल्ला रहा हूँ, ये कांग्रेसियों की अपने स्थिति हो माइक गई है। में चिल्ला रहा कम से हूँ। कम एक बगल में महिला बैठी है, उनका सम्मान अब कर ये लीजिए। देखिए, खुद कम से खुद कम आप एक महिला बोलेंगे बैठी है, उनका चिल्लाइए, सम्मान कर लीजिए। मैं चिल्ला लूं तो निखिल गलती जैन, मेरी निखिल हो गई। जैन, एक सुनिए, मैं चाहूं तो निखिल जैन को 2 मिनट में स्टूडियो के बाहर कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता, तो मैं नहीं गुंडागर्दी चाहता, करने पे मैं आ नहीं जाएंगे। चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं इनका असली चेहरा देश देखे, इनका असली चेहरा देश देखे, इसीलिए मैं चाहता हूं चिल्लाएं, जितना मर्जी चिल्लाएं। एक तरफ देश के लोग जो हैं इस फैसले पर, देश के लोग ये कह रहे हैं कि हमको वही करना है जो देश के लिए भला हो। दूसरी तरफ ये विपक्ष वाले देश में चाहते हैं कि देश की जनता जेनजी की तरह नेपाल, और जेनजी में कोई बुराई नहीं है, जेनजी कुछ भी करे, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि सड़कों पर उतर के नेपाल और बांग्लादेश करे। और ये स्टूडियो में, ये जेनजी तो नहीं है, ये निखिल जैन जेनजी वाले तो नहीं है, लेकिन ये स्टूडियो में वही चाहते हैं कि स्टूडियो में बवाल हो, ये मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यही चाहते हैं कि स्टूडियो में चिल्ला चिल्ली करें और स्टूडियो को नेपाल और बांग्लादेश बना दें, ये इनकी फितरत है। बहरहाल माफी चाहूंगा तुहिन, आपको 1.5 मिनट देने के लिए सम कम हुआ, क्योंकि आज निखिल जैन सोच कर आए थे कि इसी तरह से चिल्लाकर बहस को डिरेल करना है, क्योंकि विपक्ष के पास तर्क नहीं होते तो चिल्लाना जरूरी, इनकी मजबूरी हो जाती है। जरूरी है चिल्लाना, मजबूरी है चिल्लाना। बोलिए। नमस्ते अशोक जी, सबको नमस्ते। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी जन भागीदारी की शक्ति में यकीन रखते हैं, दूसरी तरफ आज भी ये विपक्ष के नेता सपने देख रहे हैं कि जैन जी जैसा प्रोटेस्ट हो जाए। और जैसा कि आपने कहा, निखिल जी तो जैन जी है भी नहीं, लेकिन आपके स्टूडियो में ही उस तरह का प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। तो खैर, इस विपक्ष को देखकर असरानी की एक फिल्म आई थी, जिसमें शायद एक ही फिल्म था जिसमें उन्होंने हीरो का रोल प्ले किया था, हम नहीं सुधरेंगे। इनको देखकर वही याद आता है, बार बार ये कह रहे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, चाहे देश पे जो भी चैलेंज हो, जो भी चुनौती हो, ये नहीं सुधरेंगे। अब इतनी बड़ी क्या बात है जो इनको समझ में नहीं आ रही है? जो हमारी इंपोर्ट है, क्रूड ऑयल और गोल्ड की केवल इंपोर्ट अगर आप देखें तो 25% टोटल इंपोर्ट का हिस्सा है। आप कम करिए, क्या जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो खुद ब खुद सुधर जाएगा। जब चिदम्बरम ने और जब वीरप्पा मोइली ने इसी प्रकार की अपील की थी, तब करंट अकाउंट डेफिसिट देश का 4.5% ऑफ जीडीपी था। इस वक्त 31 मार्च को मात्र 1.3% था। तो हम तो उस स्थिति तक नहीं जाए, इसका प्रयास कर रहे हैं। तो खैर, इन पर मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगा। अशोक जी, आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कैबिनेट पर, उस पर भी प्रकाश डालना चाहिए। हालांकि निकट भविष्य में हम बचाव पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे पास एक लॉन्ग टर्म योजना भी तैयार है, और कोल गैसिफिकेशन पे जो 37,000 करोड़ निर्धारित किया गया है, ये आने वाले समय में बहुत सारी जो हमारी जरूरतें हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बाहर की, उसकी समस्या ढूंढेंगे। तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष समझने के काबिल नहीं है, और मैं इनको दोषी नहीं मानता हूं। ओके, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं माफी चाहता हूं गणेंद्र जी, क्योंकि आपके सहयोगी तो ये नहीं है, खैर मैं सहयोगी कहने वाला था, आप लोग तो पहले ही कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। लेकिन आज कांग्रेस ने स्टूडियो में 25 मिनट ले लिए चिल्ला चिल्ली में, अपना जो है एंग्री यंग मैन की छवि बनाने के लिए निखिल जैन ने। हालांकि एंग्री यंग मैन के लिए मैं कहना नहीं चाहूँगा, शहजाद जी कुछ ज़्यादा बेहतर कहते अगर वो होते तो, क्योंकि एंग्री यंग मैन के सर पे बाल भी होते हैं, लेकिन निखिल जी जो है अलग तरह के एंग्री यंग मैन है। लेकिन गणेंद्र जी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं 25 मिनट इन्होंने जो है चिल्ला चिल्ली में निकाल दिए। लेकिन गणेंद्र जी, मेरा फिर से सवाल वही है कि भाई मोदी की अपील जो है वो इसलिए नहीं है कि भाई उससे जो है बीजेपी को कोई फ़ायदा है, उससे जो है नरेंद्र मोदी तेल बचेगा तो वो अपने घर ले जाएंगे, गुजरात में बांट देंगे, लेकिन देश के लिए अपील की गई है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, देश का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है। अगर चिल्ला चिल्ली नहीं होगी तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा, देश भर के जो मेरे पास रिएक्शंस आ रहे हैं, वो सब खबरों में जो रिएक्शंस है वो भी पढ़ के सुनाना चाहूँगा। लेकिन विपक्ष को क्या परेशानी है भाई? देखिए अशोक जी, देश तो पूरा साथ दे रहा है। देश ने तो हमेशा, जब भी मोदी जी ने कोई अपील करी, देश ने तो उनके कहने पे थाली भी बजाई,
उनके कहने पे मोमबत्ती भी जलाए, उनके कहने पे दिए भी जलाए, सारे काम करे। देश ने तो हमेशा मोदी जी ने जो कहा है वो करा है। आप देखिए कोविड के अंदर देश ने अपनी ऑक्सीजन, जो लोग कोविड में मर रहे थे ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन का प्रबंध खुद कर रहे थे। गणेंद्र जी 1 मिनट आपको रोकूंगा। आपका शायद टीवी सेट ऑन है या मेरे किसी और मेहमान का टीवी सेट अगर ऑन है तो उसको प्लीज बंद कर दीजिए। आवाज आ रही है? अगर आपका टीवी ऑन है तो प्लीज उसको बंद कर दीजिए क्योंकि इसको इको हो रही है। जी बोलिए, थोड़ा सा इनका साउंड भी बढ़ा दीजिए गणेंद्र जी का। बोलिए गणेंद्र जी। अशोक जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। ठीक है अशोक जी, मैं यही कह रहा था कि देश के लोगों ने तो हमेशा प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो करा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि थाली बजाओ, देश के लोगों ने थाली बजानी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि दिए जलाओ, उससे कोरोना भाग जाएगा, उससे लोगों ने करा। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, प्रधानमंत्री जी ने कोविड के समय कहा कि आप अपनी ऑक्सीजन का प्रबंध खुद करो। देश के लोगों ने ऑक्सीजन का प्रबंध करना शुरू कर दिया। कोविड में अपने मरीजों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बेड खोजने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि शमशान घाटों में जगह नहीं मिली तो जहां जगह मिल रही थी वहां लोगों ने अपने लोगों का संस्कार करा। देश के लोगों ने तो हमेशा साथ दिया है। अभी कुछ दिन पहले जब पूरा विपक्ष कह रहा था कि देश में तेल संकट है, गैस संकट है, प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे नहीं, ये विपक्ष पैनिक पैदा कर रहा है, विपक्ष पैनिक पैदा कर रहा है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी के 2 शब्दों को पता है कितना फर्क पड़ता है कि 2 शब्द प्रधानमंत्री जी ने परसों बोले कि आप तेल इस्तेमाल करना बंद करो, आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बंद करो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, सोना मत खरीदो। इससे पता क्या हुआ? देश के 140 करोड़ लोगों का 2.5 लाख करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। वो 2.5 लाख करोड़ रुपए आम जनता के थे, आम इन्वेस्टर के थे। वो 2.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ प्रधानमंत्री जी की 2 बातों से उन लोगों के 2.5 लाख करोड़ रुपए सवा हो गए। आज जब प्रधानमंत्री जी किसी को रोजगार नहीं दे पा रहे, आज प्रधानमंत्री जी किसी को आर्थिक तंगी से नहीं निकाल पा रहे, तो प्रधानमंत्री जी आम इन्वेस्टर के पैसे को क्यों डुबा रहे? हमारी डिमांड है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है देश के सामने सच में विकट स्थिति है, देश के सामने सच में संकट की स्थिति है। प्रधानमंत्री जी को संसद का सत्र बुलाना चाहिए, विपक्ष से चर्चा करनी चाहिए। देश को जानने का हक है कि प्रधानमंत्री जी ने अगर इतनी बड़ी बात बोली है तो इसके पीछे क्या कारण है, देश कितने बड़े आर्थिक संकट में, देश कितने बड़े तेल संकट में। दूसरी बात, मैं 10 सेकंड और लूंगा, मैं 10 सेकंड। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तेल कंपनियां रोज 1700 करोड़ रुपए के नुकसान में जा रही है क्योंकि आज जो क्रूड ऑयल का दाम है इंटरनेशनल मार्केट में वो $100 बैरल पहुंच गया। लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार में 170 बैरल डॉलर भी था, तब भी देश के लोगों को 60 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलता था। कोविड के समय में इन्हीं तेल कंपनियों ने, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है, रिलायंस है, न्यारा है, किरांस है, इन्होंने $20 पर बैरल भी क्रूड ऑयल खरीदा है। लेकिन किसी देशवासी को फायदा नहीं हुआ। तेल देशवासियों को 90 में मिला था, पेट्रोल डीजल 90 में मिलता था। जब क्रूड ऑयल सस्ते में मिल रहा था, $20 बैरल में मिल रहा था, $30 बैरल में मिल रहा था, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, तो आम कंज्यूमर को क्यों नहीं फायदा हुआ? उस समय तो सारी तेल कंपनियां पे प्रॉफिट लेके चलेगी। अब कह रहे हैं कि नहीं जी, अब क्योंकि अब ये इंटरनेशनल क्रूड ऑयल में, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है, तो अब इसकी जो कीमत है देश का आमवासी चुकाएगा। ये क्या बात है? आप तेल कंपनियों को आप मुनाफा दे रहे हो, ये प्राइवेट प्लेस है। गणेंद्र जी, पहले तो आपने जो मेरी डिबेट के अंदर जो आपने इस तरह से एक फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की, पहले तो मैं उसको क्लियर कर दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा, सुनिए मैंने आपको बड़ी देर से सुना, अब सुनना पड़ेगा आपको भी। आप फेक नैरेटिव फैला के मेरी डिबेट से चले नहीं जाएंगे। मेरी डिबेट में कोई फेक नैरेटिव फैलाएगा उसका फैक्ट चेक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं नहीं कहा कि दिए जलाने से कोरोना चला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं नहीं कहा कि ताली थाली बजाने से कोरोना चला जाएगा। आप लोग, पिछली बार मैं निखिल का इसी स्टूडियो में फैक्ट चेक कर चुका हूं, ताली थाली लेकर आए थे। आज आपका फैक्ट चेक कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ताली थाली कहा था वो ये कहा था कि जो कोरोना के वॉरियर्स हैं उनके सम्मान में बजाइए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। ये उन्होंने नहीं कहा था कि ताली थाली बजाने से कोरोना चला जाएगा। एक बात, रुकिए निखिल रुकिए। दूसरी बात, जो आपने ये कहा ना कि भाई संकट है, संकट तो अभी भी नहीं। कल भी अगर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो विदेश मंत्री की, कल भी हमारा स्टॉक उतना ही था जितना स्टॉक आज के जब युद्ध शुरू हुआ तब भी हमारे पास उतने दिनों का स्टॉक आज भी है। लेकिन सवाल यह है कि यह युद्ध अभी खत्म होता दिख नहीं रहा है। यह आप लोग नहीं समझ रहे, देश की जनता समझ रही है। और इसलिए आपने एक बात बड़ी सही कही
कि जनता समझती है, जनता करती है, जनता आज भी समझ रही है, जनता आज भी कर रही है। और मैं इसलिए जनता पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मेरा सवाल ही आप लोगों पर है कि जो बात जनता समझती है वो लोग आप क्यों नहीं समझते? आप लोग क्यों नहीं समझते? क्योंकि आप लोगों की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। एक मिनट रुकिए, पायल बहना रिस्पॉन्ड करिए। एक मिनट, पायल बहना रिस्पॉन्ड करना चाहती है आपकी बात। एक मिनट, पायल बहना रिस्पॉन्ड आप ही को करना चाह रही है, आप ही को करना चाह रही है। आपकी बात का मैं आपकी बात का एक जवाब दे दूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि देश के 140 करोड़ लोग ही क्यों सेक्रीफाइस करेंगे? अगर हमने सेक्रीफाइस करना है, देश के लोगों ने सेक्रीफाइस करना है, तो मोदी जी की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही बात है सर, सब कुछ हमें करेंगे। बिल्कुल सही बात है। ओके ओके ओके, हो गया जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे नहीं पता। ओके सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए। ओके, हो गया बिल्कुल। 140 करोड़ लोगों को करने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के मुझे लगता है 40, 50, 60 लाख वोटर होंगे देश भर में, या हो सकता है 1 करोड़ वोटर हो, तो आप 140 करोड़ में से अपने 1 करोड़ वोटर ले जाइए और उनको कह दीजिए अपने, अब रुकिए, बंद कीजिए इनकी आवाज, अब चिल्ला चिल्ली नहीं होगी, बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी के जितने 1 करोड़ वोटर हो, 2 करोड़ हो, उनको कह दीजिए रोज 2 किलो जो है पाम ऑयल पिए, और उनको कह दीजिए अपने वोटरों को कि रोज गाड़ी लेकर के दिल्ली के चक्कर लगाना शुरू करें पेट्रोल और डीजल भर के, और उनको कह दीजिए कि सोना खरीद करके अपने घर में जो है भरने, बिस्तरों में भरने सोना मत करिए। आप 1 करोड़ लोग, 139 करोड़ लोग देश के साथ खड़े रहेंगे, आप लोगों को नहीं करना, मत करिए, वो आप लोगों की समस्या है। आप लोग 1 करोड़ लोगों के साथ अगर भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए। वैसे आपको ये बता दूं कि बांग्लादेश में भारत से ज्यादा कड़े रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं, नेपाल में भारत से कड़े रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं। आप अगर नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं तो वो भी पढ़ लीजिए कि आज वहां क्या हो रहा है। पायल बहना, पहली बात तो मैं इन सबको बोलना चाहूंगी, ये बार स्पेशली आपके जो प्रवक्ता हैं, ये हर बार आप जेन जी ये भी करते रहते हैं, कांग्रेस भी करती रहती है, अखिलेश जी भी, एसपी भी करती रहती है। जेन जी इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन यू ऑल। उन्होंने आपको हर जगह वोट देके दिखा दिया है, दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड कि आप करें वो बागी बने, वो बागी नहीं बनेंगे। दूसरी बात ये, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को कहूँगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यही लाए हैं, पर इन्हीं के नेहरू जी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शन भी लगाई थी। इनको कोई ये समझाए कि जब ये प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं तो थोड़ी इज्जत के साथ बात करें, थोड़ी सी। मैं भी प्रो प्रधानमंत्री हूँ, पर मैं कभी नहीं बोलती सोनिया ये कर लेगी तो वो कर लेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे बात नहीं होती। दूसरी बात आप ये सुनिए, पहले अभी हम किस टाइम से गुजर रहे हैं, समय क्या है, बहुत सेंसिटिव समय है। ये कह रहे हैं कि चारू प्रज्ञा ने ये बोला है टीवी पे कि संकट नहीं है, तो वो क्या बोले, पूरे देश में हाहाकार मचवा दे और कंफ्यूजन क्रिएट कर दे और बोले हाँ संकट पे, नेशनल टीवी पे आके संकट है। प्रधानमंत्री हैं, वो समझा रहे हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रवक्ता हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लीडर्स हैं, वो समझाएंगे। दूसरी बात ये आपको मैं ये कह दूं, संकट के समय बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो ऑपोजिशन है वो मैच्योर हो, और वो एक ऐसी क्वालिटी है जो हमारी ऑपोजिशन में नहीं है। आपको लगता है भारत की ऑपोजिशन मैच्योर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री इनको कल बोलेंगे कि आप बाथरूम जाएं और वापस उधर से आएं तो हाथ धो लें, मैं आपको बता रही हूँ, ये सब बोलेंगे हम हाथ नहीं धोएंगे, हम हाथ नहीं धोएंगे, हम हाथ, आपने कैसे बोला बाथरूम में जाके हाथ धो लेना के बाहर आके निकल के। हर चीज जो प्रधानमंत्री कहेंगे उसका अपोज करना है। और ना ही मैं आपके प्रवक्ता को बता दूं, प्रधानमंत्री ने बोला कि पेट्रोल और डीजल यूज करना बंद कर दीजिए। उन्होंने ये कहा है कि थोड़ा लिमिट में यूज कीजिए और जितना बचा सकते हैं उसको बचाएं। मेच्योरिटी बहुत जरूरी है। ये 1945 में जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, ये वो स्थिति है, तो उसके लिए हम सबको मिलकर एक साथ आगे बढ़ना है, ना कि जो आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ऐसे क्यों कह रहे हैं, वो ऐसे क्यों कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने क्यों कहा सोना मत खरीदो, क्यों कहा डेस्टिनेशन वेडिंग पे मत जाओ, तो यहाँ मत जाओ, वो नहीं जाओ। क्योंकि अगर हम सोना खरीदते हैं तो हम अपने डॉलर से इंपोर्ट होता है, जब वो इंपोर्ट करते हैं डॉलर से पे करते हैं। जब हम डॉलर से पे करते हैं तो हमारे पास अभी और बहुत चीजें हैं जो इस देश को चाहिए, एनर्जी चाहिए, बहुत चीजें, पाम, कितनी चीजें हैं जो अभी इस देश को चाहिए, जिसके लिए हमें डॉलर चाहिए। उसके लिए मोदी जी ने आप लोगों को कई प्रिकॉशंस बताई हैं और कई चीजें करने को बोली है, तो कर लीजिए, देश आपका है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये ऑपोजिशन करे ना करे, पर जो जनता है देश की, वो मोदी जी की बात सुनेगी, मोदी जी की बात मानेगी, और आप देख लेना। मैं आदित्य जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले तुहिन रिस्पॉन्ड कीजिए। जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वो 140 करोड़ लोग क्यों सफर करें, क्यों सफर करें, आप लोगों की गलतियां आप लोग भुगतिए। आप तो बहुत मेहरबान थे, आम आदमी पार्टी के पास 1 करोड़ वोटर्स आज की तारीख में नहीं, आज से 2 साल पहले थे, तो सबसे पहले तो पता नहीं इनके पास जो भी बचे हुए
25-30 लाख होंगे, उनको कह दे कि नहीं कोऑपरेट करे। लेकिन यही तिरस्कार की भावना मैंने अखिलेश यादव में देखी थी, जब वो कहते थे मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, ये बीजेपी की वैक्सीन है। इस प्रकार से उन्होंने वैक्सीन हेसिटेंसी जो है पूरे देश में फैलाने की कोशिश की थी। हुआ क्या हर्ष, 2022 में जो है जनता ने उनको दंडित किया। इसी प्रकार से चिदम्बरम ने, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब डिजिटल पेमेंट्स की ओर जाएं, तो मजाक उड़ाते थे इस देश का गरीब जो है फ्रूट वेंडर जो है वो कैसे डिजिटल पेमेंट करेगा, यूपीआई उनके लिए नहीं बना है। आज देखिए कितने लोग, आज कोई शायद ही कोई व्यक्ति होगा देश में जो यूपीआई नहीं यूज करता है। तो सबसे पहले जो कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का अभाव इस ऑपोजिशन में है, इस ऑपोजिशन को लगता है कि वही आत्मविश्वास का अभाव देश भर की जनता में है। ये जनता को समझ नहीं पाती है, इसीलिए हर बार ये नकारी जाती है। अभी भी निखिल जी जो है वो कह रहे थे इसको ड्रामा, बार बार कह रहे थे ड्रामा। अरे ड्रामा वो होता है जो आप कर्नाटक में करते हैं। हिजाब के बारे में आज भी आपको चिंता है, ड्रामा वो होता है। अच्छा बाय द वे अशोक जी, मैं दूसरे चैनल में था, शायद आज ही के दिन भगवंत मान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ के 28 गाड़ियों का काफिला लेकर वो निकले थे। तो जब एक तरफ देश बचत की ओर जा रहा है, वहां ये लोग जो है और ज्यादा जो है खर्चीले होते जा रहे हैं। तो ये तो इनकी फितरत है, ये इनका चरित्र है। उसके बाद कहेंगे वोट चोरी हो गई। ओके, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। निखिल अभी हाथ मत खड़ा कीजिए, अभी मैं आखिरी मेहमान के पास नहीं। आप पहले 25 मिनट जो है पाम ऑयल की तरह, जैसे आप 2 किलो पाम ऑयल आजकल रोज पी रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने पाम ऑयल कम कहा है, उसी तरह से आप प्रोग्राम के 25 मिनट पी चुके हैं। 25 मिनट आप पी चुके हैं, इसीलिए अभी वेट कीजिए, मैं आदित्य जी के पास जाऊंगा। उसके बाद आपके जरा समय का हिसाब किताब हो जाए, फिर मैं आपके पास आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्रिकेट हो या म्यूचुअल फंड्स, सही फोकस है सबसे जरूरी। आप खुश हैं कि नहीं? मार्केट ट्रेंड के बाद शोर को म्यूट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहने में ही समझदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, 2 टुक आप देख रहे हैं। 2 टुक में हम चर्चा कर रहे हैं देश तैयार, पर विपक्ष का है अब भी इनकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 सूत्री फॉर्मूला दिया और वो संकट आ गया इसलिए नहीं दिया। मैं फिर से कह दूं, क्योंकि हर कोई ये बात कहता है डिबेट में कि संकट आएगा, संकट आएगा। संकट अभी आया नहीं है, लेकिन भविष्य में संकट ना आए उसके लिए आपके घर में रोज चोर नहीं आते, फिर भी आप घर में दरवाजा बंद करते हैं, रोज रात को ताला लगाते हैं कि चोर आ ना जाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक चोर घर में घुसेंगे नहीं तब तक आप घर में ताला नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह से संकट आया नहीं है, पर संकट क्योंकि युद्ध लंबा चल सकता है इसलिए इस तरह की एक अपील की गई है। वो भी अपील है, आप चाहें तो माने ना माने, लेकिन देश मान रहा है। देश से तमाम ऐसे स्टोरीज आ रही हैं कि देश मान रहा है, पर विपक्ष जो है वो अब भी आलोचना में लगा है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले मैं आदित्य जी के पास आऊं, पायल जी के पास कोई मीम आया, वो उसको बताना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया मीम आया है।
उसमें वो जितनी बीवियां हैं और बहू बेटियां हैं घर में, जो लोग एंटी मोदी हैं, मोदी जी हैं, और बिल्कुल जो, और मोदी जी ने बोला है गोल्ड मत खरीदिए, तो वो अपने हस्बैंड्स को सब कह रही हैं, भाई को कह रही हैं, अपने पिताजी को कह रही हैं कि आप तो मोदी के अगेंस्ट हैं, चलिए आप मुझे हार दिलवाइए, मुझे गोल्ड दिलवाइए, क्योंकि आपने वो करना है जो मोदी जी ने मना किया था, आपने वो तो करना ही है, तो चलिए मेरे तो गहने बनवाइए, मुझे चूड़ियां बनवाइए। इसीलिए मुझे आज निखिल जी टेंशन में लग रहे हैं, क्योंकि आज घर पे निखिल जी को भी कहा गया है, उनके घर की महिलाओं ने कहा है कि भैया आज 2 तोले का हार लेकर आना, इसलिए निखिल जी आज थोड़ा तनाव में दिख रहे हैं। 24 चूड़ियां लेके जा रहे हैं निखिल जी अपनी बीवी के लिए, 24 चूड़ियां गोल्ड की। अशोक जी पहली बात तो मैं शादीशुदा, अरे मैंने घर की महिलाओं की बात की, मुझे मालूम है आप शायद, मैंने आपकी घर की महिलाओं की बात करी, आपकी बहनें होंगी, कजन सिस्टर्स होंगी, माँ होंगी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं जिस घर से आता हूँ और जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता हूँ, वहां पर महिलाएं इंडिपेंडेंट होती है, मर्द को नहीं कहना पड़ता कि मेरे को दिलाओगे तो आएगा वरना नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है, ईश्वर आपको ऐसे ही बनाए रखे और आपको ऐसी इंडिपेंडेंट पत्नी दे जो आपके बिना जो है जिंदगी भर अपना गुजारा कर सके। चलिए वो छोड़ दीजिए, विषय छोड़ दीजिए। आदित्य जी सवाल ये है कि भाई क्या संकट आ चुका है, और संकट आ चुका है तो अब तक छुपाया क्यों गया, और अब जो है अचानक चुनाव के बाद ये सब चीजें क्यों कही जा रही हैं? कुल मिलाकर देश की आर्थिक स्थिति इस वक्त कैसी है? लोग ये समझ रहे हैं कि आर्थिक स्थिति देश की खराब हो गई है, पिछले 11-12 साल में मोदी जी ने आर्थिक स्थिति खराब कर दी है, इसलिए हम इस संकट से गुजर रहे हैं। जी अशोक जी, आपने एक सामान्य नागरिक और किसान को बुलाया, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं फिर अर्थशास्त्री, अब मैं इनका सबका जवाब एक देना चाहता हूं। पहला तो मैं अचंभित हूं कि इतने पार्शियल है ये अपने एनालिसिस में। तो मैं कभी कभी अमेरिका के जब ऑपोजिशन लीडर्स को देखता हूँ कितने बाइपार्टिसन होते हैं, वो मैं देख के मैं सोचता हूँ क्या हमारे देश में भी कभी ऐसा आएगा। एक बार तब था जब अटल जी के समय पे आया था। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जब 2014 में हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे 700 करोड़ के थे, आज 25,000 करोड़ हो रहे हैं और 50,000 करोड़ भी हो जाएंगे। जो ये कहते हैं कि रिलायंस रिफाइनरी में $20 में लेता है और हमें नहीं बेचता है, इनको पता नहीं है कि रिलायंस दुनिया के लिए क्रूड को प्रोसेस करती है, उससे मुनाफा कमाती है, देश को फायदा होता है, और हमारे लिए जो डिस्टिलेट्स आते हैं वो डिस्टिलेट्स ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में निकल जाता है, क्योंकि ये सब डेरिवेटिव्स होते हैं। बाकी तो इतने सारे डेवलपमेंट हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है। मुझे अभी भी एक याद आ रहा है जो इनके वित्त मंत्री जी ने इन्होंने क्या शॉर्टिंग की, मतलब इकोनॉमी अब खराब है, क्या नहीं दिया और मार्केट गिर गई। फिर भी ये जो हम परिस्थिति में है, ये वास्तविकता विश्व के लिए एक समस्या ही है और हर एक देश इससे गुजर रहा है। क्या हम संकट में हैं? मैं नहीं कहूंगा कि हम संकट में हैं, पर क्या हमें सतर्क रहना चाहिए? यस, हमें सतर्क रहना चाहिए। आज हमारे जो इन्फ्लेशन है, इट इज द लोएस्ट इन इयर्स, अराउंड 4.5%, और भी कम था, अब थोड़ा ज्यादा हो गया है। फिस्कल डेफिसिट जो है सबसे कम है इन वर्षों में। आप जीडीपी की ग्रोथ देखिए, बरकरार है 7-8% पे। इंडिया इज द ओनली शाइनिंग स्टार इन द होल वर्ल्ड। ये लोग बहुत ध्यान से सुन ले। मैं कुछ ही पहले वीडियो में, मतलब इसके प्रीवियस इंटरव्यू में मैंने कहा था कि विपक्ष कहाँ है, हम विपक्ष को ढूंढ रहे हैं, हम विपक्ष को ढूंढ रहे हैं। तो कितने सारे इंप्रूवमेंट्स हो गया है। मैं बंबई से हूँ और बंबई में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, अरे बंबई को छोड़िए, उत्तर प्रदेश में कितने हाईवेज हो गए हैं, कितने सुपर हाईवेज हो गए हैं, ये क्या दिखाई नहीं देता है क्या? मैं एक आम नागरिक हूँ, मुझे दिखाई देता है। सिर्फ अपने रोटियों को बेलने में इतना क्या बोलोगे? तो मुझे इससे ज्यादा कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि सचमुच हम अच्छे परिस्थिति में हैं, पर हमारे मुखिया हमें सतर्क करवा रहे हैं कि भाई जरा मतलब होश में आना, अपने आप को संभालना, ज्यादा मच खर्चा करना और अपने सेविंग्स को बरकरार रखना। अगर फैमिली में ऐसे कोई परिस्थिति आ गई तो फैमिली का मुखिया भी यही कहेगा ना। एक किसान के रूप में जब मैं देखता हूं, आज क्लोज कोल्ड की गैसिफिकेशन के बारे में हमने
32,000 करोड़ का हमने योजना आज बनाई है। और मैं जानता हूं कि 2 साल पहले फर्टिलाइजर जो पुराने यूनिट थे वो इन्होंने शुरू कर दिया था। फिर जो नैनो यूरिया है उसका काम शुरू हो गया है, बायो पेस्टिसाइड है उस पे काम शुरू हो गया। मतलब कितने दिशा में हम काम कर रहे हैं और सक्रिय रूप में और सतर्क रूप में हम काम कर रहे हैं। तो मुझे पता नहीं चलता है कि निराशावादी कहां से पैदा होता है। आज इसके पहले मैं 2 चैनल में रहा, दोनों चैनल में मुझे निराशावादी मिले। सर मैं एक चीज कहूंगा, निखिल आ रहा हूं मैं, एक टेलीविजन चैनल पे मैं सुन रहा था, और जब ये युद्ध शुरू हुआ था ना, तब उस वक्त जम्मू कश्मीर में क्या रिएक्शन हुआ था। जब युद्ध शुरू हुआ तो जम्मू कश्मीर में लोगों ने, वहां के स्थानीय लोगों ने, जो लोकल लोग थे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने ईरान के पक्ष में अपने घर के सोने चांदी जेवर, अपने बर्तन, महंगे से महंगे आइटम, अपना रुपया पैसा सब ईरान के लिए जमा किया और कहा कि ये हम ईरान में संकट है तो हम ईरान के लिए ये पैसा जोड़ के ईरान को भेज रहे हैं। तो आप सोचिए कि उस वक्त क्या किसी विपक्षी पार्टी ने कहा था, किसी विपक्षी पार्टी ने कहा था कि भाई ईरान के लिए इतनी चिंता मत करो, अपने देश के लिए चिंता करो? किसी ने नहीं कहा। और आज अगर अपने देश के लिए कुछ करने के लिए कहा जा रहा है तो उस पर लोगों के पेट में मरोड़ उठ रही है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है कि भाई क्यों कहा जा रहा है ऐसा, क्यों कहा जा रहा है। फिर से कह रहा हूं, ये अपील है। और मैं इससे पहले निकल आऊं, देखिए मैं आपको 2-3 चीजें लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूं कि देखिए इसका क्या है। मैं सूरत में देख रहा था, सूरत में एक व्यवसायी है कृतिका शाह, उन्होंने, उनके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग जो थी वो रद्द कर दी है। ये आम लोग हैं देश के, डेस्टिनेशन वेडिंग रद्द कर दी है और उन्होंने कहा हम सोना भी कम से कम खरीद रहे हैं। एक आर्किटेक्ट प्रांजल पटेल, उन्होंने अपने पिता के साथ ऑफिस जाने के लिए, पहले पिता और वो अलग अलग जाते थे, अब वो एक गाड़ी में जाने लगे। पद्मश्री छुटनी महतो हैं झारखंड की, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये स्वदेशी के लिए और ये जो भारत के लिए ये अपील बहुत जरूरी है और ये देश को अपनानी चाहिए। मुरादाबाद के पद्मश्री चिरंजीव लाल यादव ने कहा, उन्होंने कहा मैंने तय करा है कि आज से मैं इस पे फॉलो करूंगा। कुशीनगर में स्वर्ण व्यवसायी ने कहा कि मैं सोना नहीं बेचूं, स्वर्ण व्यवसायी है, वो कह रहे हैं मैं सोना नहीं बेचूंगा। एक डॉक्टर पतंजलि हैं, डॉक्टर पतंजलि केशरी, वो जो है अपने क्लिनिक में साइकिल से जाने लगे। मतलब ऐसे दर्जनों कहानियां, इसलिए मैंने कहा देश तैयार है पर विपक्ष को फिर भी इनकार है, फिर भी इनकार। अशोक जी, मैं अपने ऑफिस को चल के जाता हूँ जी, मैं अपने ऑफिस को चल के, और मैं और एक चीज कहना चाहता हूं कि ये कह रहे कि हमने यूपीए के टाइम में प्राइस बढ़ाया ही नहीं, मगर ऑयल बॉन्ड का भुगतान किसने किया? जी बिल्कुल, वो उस पर चर्चा कई बार हो चुकी है। निखिल संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, मुझे गणेश जी के पास भी जाना। ओके, आदित्य जी आपने बोल लिया है, संक्षेप में, बहुत संक्षेप में बातें कर देता हूँ। अभी जो पहले अर्थशास्त्री थे उन्होंने तो ऐसे बता दिया कि रिलायंस इंडिया में तो कुछ बेचता ही नहीं है, मुफ्त में बेचता है। फैक्ट ये है, रिलायंस 7.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू एनुअली कमाता है, इंडिया से 2.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से कमाता है। दर्शक आपके जाके चेक कर सकते हैं। अगर सबको ही इतना बलिदान, योगदान, सैक्रिफाइस देना है तो मेरा सवाल सबसे पहले ये है, मोहन भागवत तो कोई मंत्री पद पे नहीं है, उनके लिए इतना बड़ा काफिला क्यों चलता है? अंबानी और उनके जितने भी बच्चे हैं उनके लिए इतने बड़े मंत्री पद पर हैं। सोनिया गांधी कौन से संवैधानिक पद पर है? ये निखिल जैन, ये वो निखिल जैन कह रहे हैं जिनकी सोनिया गांधी किसी संवैधानिक पद पे नहीं, क्यों नहीं है? सरकार चलाती थी, एमपी है, सरकार चलाती थी, एमपी है, सरकार चलाती थी। कांग्रेस पार्लियामेंट्री एमपी को क्या मिलता है? मैंने कहा अशोक जी जवाब, कौन से संवैधानिक पद पर जब यूपीए सरकार थी, जब यूपीए सरकार थी कौन से संवैधानिक पद पे थी? बता देता हूँ, बताइए कौन से संवैधानिक पद पे? बताइए। सोनिया गांधी जी का घर पीएम के घर से ज्यादा बड़ा है। देखिए ये झूठ है। देखिए मोटी बात है, एक मिनट सुनिए, एक मिनट रुकिए, सुनिए। ये मैंने एक मिनट रुकिए। चाहे सोनिया गांधी हो, मोहन भागवत हो, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री के लिए भी कह रहा हूं, हर किसी का जो सुरक्षा घेरा है उसका पालन होना चाहिए। जिंदगी हर किसी के लिए और मोहन भागवत के लिए क्यों है? जिंदगी मोहन भागवत तो थ्रेट है, आपको भी सबको दे देंगे 40 गाड़ियों का काफिला। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरएसएस, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आरएसएस के लोग जहां भी मिले अपना नमाज छोड़ करके उनको मारो। ये जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। क्या बात कर रहे हैं आप? ओके, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मुझे एक और ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक के बाद गणेंद्र जी आपके पास आऊंगा, ब्रेक के बाद 1 मिनट।
मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है। पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है। आप कैसे कर लेते हो? मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का नहीं। और म्यूचुअल फंड्स है सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। 10 लाख की लॉटरी मुझे। वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। क्या आपको लगातार खांसी हो रही है? हाँ। बुखार भी है? हाँ। कमजोरी भी? अरे हाँ। और वजन भी घट रहा है? हाँ भाई हाँ। ये टीबी के लक्षण हैं, जो आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। टीबी का जल्दी पता लगाना और पूरा इलाज करना बहुत जरूरी है। आज ही अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जहां टीबी की आधुनिक जांच और इलाज निःशुल्क उपलब्ध है। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। चलिए, मेरे पास समय की वाकई शॉर्टेज है। अब गणेंद्र जी सीधा आपके पास आ रहा हूं मैं। गणेंद्र जी बोलिए। देखिए अशोक जी, मैं ये कह रहा था कि भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की रीढ़ की हड्डी में भी इतना दम नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हम अब रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, अब हम वेनेजुएला से खरीदेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है? रशिया हमें सस्ता तेल देता था, रशिया से हमें क्रूड ऑयल सस्ता मिलता था। जब अमेरिका ने हमें कहा कि रशिया से नहीं लोगे, हमने रशिया से लेना बंद कर दिया। उसके बाद कहा कि रशिया से 40 दिन के ले सकते हो, फिर रशिया ने हमें महंगा पेट्रोल डीजल देना शुरू कर दिया। अब देखिए, हो कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस देश में जब पेट्रोलियम मंत्री थे ना, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि अब हम पेट्रोल डीजल को पूरी तरीके से डीरेगुलाइज कर रहे हैं। अब पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं वो डेली उसकी मॉनिटरिंग होगी, तेल कंपनियां मॉनिटरिंग करेंगी और इंटरनेशनल मार्केट का जो क्रूड ऑयल है उसके हिसाब से डेली सस्ता होगा। लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में एक पेट्रो प्रोडक्ट्स का माफिया चल रहा है, जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज चला रही है। मुकेश अंबानी देश का सबसे बड़ा तेल माफिया है और मुकेश अंबानी क्योंकि मोदी जी का दोस्त है, इसलिए मोदी जी मुकेश अंबानी के सामने सरेंडर है। इस देश में जो तेल माफिया मुझे लगता है गणानंद जी, गणेंद्र जी, ये तेल माफिया जो मत कहिए, क्योंकि फिर सवाल उठेंगे कि पंजाब में सबसे बड़ा जो है शराब माफिया देश का सबसे बड़ा। सुनिए ना, फिर कल को कोई केजरीवाल जी को कह दे शराब माफिया, अच्छा नहीं लगता मुझे नहीं लगता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। कल को कोई भगवंत मान जी के लिए बोल दे कि उनके राज्य में जिस तरह से पुलिस जो है सरेआम ड्रग्स बेचती है, तो ड्रग्स का सबसे बड़ा माफिया बोल दे। मुझे लगता है ऐसे शब्दों से, सुनिए, आपकी खुंदक हो सकती है रिलायंस से, लेकिन मुझे लगता है कि किसी के लिए भी इस तरह के शब्दों का, माफिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। आदित्य जी, नहीं सर, मेरी आपत्ति सिर्फ आपके शब्दों पर है, आपके कंटेंट को लेकर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कल को कोई आपको शराब माफिया बोले, अच्छा लगेगा आपको? इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बोलिए आदित्य जी जल्दी से, फिर मैं तुहिन जी के पास जाऊंगा। मैं आपके स्टेटमेंट को आलोचना करता हूं कि मैं बताता हूं, जब आप कहते हैं कि हम यूएस से डरते हैं, हम डरते नहीं है। यूएस का पूरा कब्जा है स्विफ्ट के मार्केट पर। अगर स्विफ्ट में कुछ भी बंद हो गया ना, पूरा बैंकिंग मार्केट ठप हो जाएगा। फिर भी हमने रशिया से 20-25% डिस्काउंट में हमने तेल लिया है, और ये यूएस को पता था। यूएस ने हाँ भी कहा और मान भी लिया था। ऐसे ही जब समय हुआ, हमने रशिया से भी लिया है, हमने वेनेजुएला से भी लिया है, हमने ईरान से भी लिया है। सबके साथ अपने संबंध बना के रखे। तो इनजी रिस्पॉन्ड कीजिए जी। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो मेरे मित्र हैं वो बड़े घिसे पिटे बात कर रहे थे, लेकिन एक बार जो बात कह रहे थे कि सरकार ने क्या किया, तो इनको बता दूं कि सरकार ने जो कुछ किया है उसी वजह से हम उन 85 देशों की सूची में नहीं है जहां अब तक पेट्रोल प्राइस बढ़ गए हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आज भी हमारे पास 68-70 दिन के क्रूड ऑयल जो है
रिसोर्ट जो रिजर्व्स हैं वो बरकरार हैं। तो इनको पता नहीं कहां से, मतलब कौन सी घिसी पिटी यूनिवर्सिटी से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले दिनों में पूरे विश्व पे ये संकट क्यों है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक बंद है। और स्पॉट बाइक अगर आप करते हैं ना, आज की तारीख में तेल की जब कमी है तो वो कोई जो भी रेट है अभी 130 बिलियन डॉलर के लगभग, 150 बिलियन डॉलर स्पॉट बाई में हो जाता है। तो ये एक वैश्विक स्थिति है, इससे कोई देश बचा नहीं है। ये मेरे ख्याल से केजरीवाल अगर इनको समझा दे तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से ये डिबेट कर पाए। अरे वो टंग ट्विस्ट हुआ होगा। 110 से 130 डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल का रेट है जी। 30 सेकंड निखिल 30 सेकंड अपनी बात 30 सेकंड में पायल भाई ना जल्दी से, सिर्फ 30 सेकंड। ठीक बात करना, फिर मैं जवाब नहीं देती, फिर मैं गुस्सा होता। बोलिए निखिल जैन। अशोक जी, अभी तुहीन ने बोला कि हमारे पास 64 दिन का पेट्रोलियम रिजर्व है। तुहीन 68, सॉरी माफ कीजिएगा, 68 आपने कहा। मेरा सवाल इतना है कि जब इंडिया की टोटल ऑयल रिजर्व कैपेसिटी 74 डेज की है, इसमें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी हैं, ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जितने रिजर्व्स हैं वो भी हैं, सब मिला के जब टोटल 74 डेज है तो 68 डेज के रिजर्व्स अगर आज भी हैं तो कौन सा संकट है? फिर तो कोई संकट ही नहीं है। और अगर संकट नहीं है तो प्रधानमंत्री का काफिला क्यों छोटा करना पड़ रहा है? अब आप कह रहे हैं, चारू प्रज्ञा ने तो बोला था संकट नहीं, बीच में मत इंटरजेक्ट करिए। एक सिंपल सी बात है, अगर संकट नहीं है तो ये मेजर्स क्यों बोले जा रहे हैं, और अगर संकट है तो सरकार क्यों नहीं मान रही? और ये तर्क नहीं होता कि सरकार अगर बता देगी संकट है तो हाहाकार मच जाएगा। दूध पीता बच्चे नहीं है भारत की 140 ओके तर्क ये तो होता है ना कि जब तक आपके घर में चोर नहीं आएंगे तब तक आप ताला मत लगाइए। अपने घर का किवाड़ आप खुला छोड़ दीजिएगा कि चोर है ही नहीं। पायल भाई ना जल्दी से 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि सारी कंट्रीज में जो प्रधानमंत्री ने बोला है वो मैंडेटरी है, कर रही है वो सारी कंट्री में, ये मैंडेटरी है, ये रूल्स जो रूल्स बने हैं। एक हमारा ही देश है जहां पे प्रधानमंत्री आके हमारे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के, और आपसे बहुत प्यार से बोल रहे हैं, और आपसे बोल रहे हैं कि मेरा सहयोग दीजिए, हमें आपके सहयोग की जरूरत है। और आप देखिए, अगर ये इतना पेट्रोल डीजल करते हैं, इनसे बोलो कि कंपेयर करें बीजेपी रूल स्टेट्स में पेट्रोल का क्या रेट है और इन ऑपोजिशन के रूल के स्टेट्स में क्या रेट है। ये सबसे ज्यादा इन्होंने रेट्स बढ़ाए हुए हैं हमारे। तो चलिए मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं और वो समझिए, जो लोग यहां पर सोना ना खरीदने पर तेल और कम से कम खरीदो, तेल पेट्रोल कम से कम, उस पर जो छाती पीट रहे हैं, थाईलैंड में लिफ्ट बैन कर दी गई है। थाईलैंड के अंदर लिफ्ट बैन कर दी गई है कि आप सीढ़ियों से जाइए, लिफ्ट से जो है ऊर्जा लगती है। दूसरी तरफ बाकायदा शर्ट और टी शर्ट पहन के, मैंने बताया था आपको, शर्ट और टी शर्ट पहन के ऑफिस में आइए। आप जैकेट, ये जो जैकेट पहन के जो निखिल जैन दिखा रहे थे, वो जैकेट पहनने के वहां इनकार कर दिया कि जैकेट पहन के मत आइए, क्योंकि उससे एसी पर ज्यादा लोड पड़ेगा। आप अपने खुले कपड़े पहनिए, हाफ स्लीव्स की शर्ट पहनिए। श्रीलंका में डब्बों पर जो है पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा है। फिलीपींस में एसी का टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया है, कि आप इससे ज्यादा एसी का कूलिंग नहीं कर सकते। उस सब के बीच दुनिया के उन 85 देशों में भारत आज भी सबसे बेहतर स्थिति में है। लेकिन फिर कह रहा हूं, यह सुझाव इसलिए दिया गया है क्योंकि युद्ध खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है, और जिसको अभी भी लगता है कि भैया ये नहीं मानना, तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। फिर से कह रहा हूं, आप पाम ऑयल पीजिए, वैसे भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कर्ज पीकर भी जो है कर्ज का घी पियो और उसके बाद ऐश करो। तो आप भी पाम ऑयल पीजिए और उसके बाद अपना वजन बढ़ाइए। कौन रोकता है आपको? आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।